खुदा खुदा करके गाड़ी चली तो मैंने सुख का सांस लिया। अमृतसर से मुझे पठानकोट के लिए गाड़ी बदलना थी। अमृतसर में एक ख़तरा बैंक मुँह खोले मेरा मुंतज़िर था और वो ख़तरा स्मगलर करुंडिया का था। अगर इत्तेफाक से वो अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हुआ तो मुझे पहचान लेगा और अपनी गिरफ्तारी के खौफ से अगर मुझे पुलिस के हवाले ना करे तब भी वो मुझे ब्लैकमेल करके अपने साथ चलने पर मजबूर कर सकता है। ट्रेन शोर मचाती छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती अमृतसर की तरफ भागी चली जा रही थी। लाला जी मेरी बड़ी खिदमत कर रहे थे, कभी मिठाई पेश करते और कभी चाय। जंग का खौफ उन पर सवार था, बार बार मालूम करते कि कहीं पाकिस्तान हमला तो नहीं कर देगा। अमृतसर का स्टेशन आया तो उनसे जान छूटी। मैंने खिड़की से प्लेटफार्म पर नज़र डाली। प्लेटफार्म पर मुसाफिरों का रश था। मैं उस भीड़ में फर्स्ट क्लास की इंतज़ारगाह में आकर बैठ गया और रिसाला खोलकर बज़ाहिर उसके मुताले में महव हो गया। उस वक्त पेशेमानी के एक शदीद एहसास ने मुझे घेर लिया। मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान से यहाँ आकर और एक हिंदू मेजर का रूप धार कर सख्त गलती की है। मैंने अपने आप को भयानक खतरों में डाल दिया है। किसी भी वक्त मेरा भांडा फूट सकता है और फिर भारतीय जेलों की अजियत का एक तवील और जानलेवा सिलसिला शुरू होगा और मैं हूँगा। मैं मर भी नहीं सकूँगा और जिंदा लोगों में भी शुमार नहीं हो सकूँगा। एकदम से मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। दिल ने कहा फ़ौरन यहाँ से भाग चलो, किसी होटल में जाकर वर्दी उतार फेंको, आम से कपड़े पहनो, करुंडिया स्मगलर के पास जाकर माफ़ी मांगो, कोई मनगढ़ंत कहानी उसे सुनाओ, बाकी बचे हुए रुपए उसके हवाले कर दो और उसकी मदद से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके अपने प्यारे वतन पहुंचकर इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करो। ये इतना ताकतवर एहसास था कि मेरे साला एक तरफ रख कर उठ खड़ा हुआ, सीधा बाथरूम में गया। आईने में अपना अक्स देखा। मैं भारतीय फ़ौज का मेजर था। अचानक ख्याल की एक मौज और उठी जो पहली मौज से ज़्यादा ताकतवर थी। मैंने सोचा कि अगर मुझे यहाँ से भागना ही था तो यहाँ क्यों आया था, इतनी मंसूबाबंदी किस लिए की थी, इतने मसाइब क्यों उठाए थे, इतने ख़तरे क्यों मोल लिए थे। मैंने अपने ज़मीर से जो वादे किए थे, क्या यहाँ से भागने के बाद पाकिस्तान में वो मुझे इत्मीनान से ज़िंदा रहने देंगे? नहीं। मैं जिस मुक़द्दस मिशन को लेकर घर से निकला हूँ वो मुझे हर हाल में पूरा करना होगा। उसी में मेरे किरदार की अजमत पोशीदा है, उसी में मेरी सुरखरुई है। मैं अपने लाखों हम वतन लोगों को एक जदीद तरीन और ख़तरनाक तरीन तोप की तबाही से बचाने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे माज अपनी जान के लिए लाखों हम वतनों की ज़िंदगियाँ दाव पर नहीं लगाना चाहिए। ये कौमी वक़ार और कौमी जज्बे के मुनाफी है और फिर मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूँ। अगर यहाँ से वापस भाग गया तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। इस ख्याल ने मुझे एक बार फिर अपने पाँव पर मजबूती से खड़ा कर दिया और मैं एक नया अज़्म लेकर बाथरूम से निकलकर वेटिंग रूम में आ गया। बाहर आते ही मेरा दिल धक से रह गया। सामने भारतीय मिलिट्री पुलिस के दो चाकू चौबंद जवान खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने एड़ियाँ जोड़कर सैल्यूट किया। एक सूबेदार ने मेरी तरफ तेज़ आंखों से देखते हुए पूछा, सर आपकी यूनिट कौन सी है और आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने अपने आप को हर ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया। उसमें कोई शक नहीं कि मेरे सामने एक अजीम कौमी मकसद था, लेकिन इस पुरख़तर मिशन में मुझे अपनी हुकूमत या फ़ौज की ज़रा सी भी मदद हासिल नहीं थी और मैं रज़ाकाराना तौर पर अकेला ही इतनी बड़ी मुहिम पर निकल आया था। मैंने एक फ़ौजी अफसर की शान के साथ चेहरा उठाकर उनकी तरफ देखा, हाथ के इशारे से उनके सलूट का जवाब दिया और उनके करीब पहुंच गया। मैं 13वीं राजपूत आर्टिलरी रेजिमेंट का मेजर लेवल कर्शन हूँ। ये कहकर मैंने एक शान बेनियाजी से बटुआ निकाला और मिलिट्री के शनाख्ती कार्ड निकालकर एक के हाथ में थमाते हुए अपनी कुर्सी पर आकर अखबार पढ़ने लगा। दोनों जवान मेरे करीब आए, मेरा आईडी कार्ड बड़े अदब से मुझे वापस किया और दोबारा सलूट करके दरवाजे की तरफ मुड़े तो मैंने आवाज़ दी, जवान इधर आओ। वो पलटकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैंने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा, मैं पहली जालंधर छावनी से ट्रांसफ़र होकर पठानकोट कैंट जा रहा हूँ। क्या तुम कभी पठानकोट कैंट गए हो? सर मैंने 4 महीने उधर ड्यूटी दी है। कैप्टन वर्मा हमारे जीओसी थे, मुझे जांगली क्या कहा करते थे। सर बड़ी नंबर 1 छावनी है। सर चाय लाऊं आपके लिए? एक सिपाही बोला। नो थैंक यू, तुम जा सकते हो।
वो एक बार फिर सलूट करके बाहर निकल गया। उसका मतलब है कि वहाँ मेरा वास्ता किसी कैप्टन वर्मा से पड़ेगा। वो सिपाही को जंगली कहता था, गोया अकड़ तबीयत का रांगड़ होगा। मेरे लिए इतनी मालूमात ही बहुत थीं। एक कुली अंदर आया तो मैंने उसे पठानकोट जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा। उसने बताया कि ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 4 पर लगेगी, अभी आधा घंटा बाकी है। ये निस्फ घंटा मैंने वेटिंग रूम में ही गुजार दिया। अचानक दरवाज़ा खुला और एक मिलिट्री पुलिस का वही जवान दाखिल हुआ जो पठानकोट छावनी में 2 माह काट चुका था। सलूट करके बोला, सर ट्रेन लग गई है प्लेटफार्म नंबर 4 पर। मैं उठा, बैठ जाने लगा तो उसने पूछा, सर आपका लगेज कहाँ है? मेरा लगेज पहले ही पहुंच गया है, फिक्र ना करो। यस सर। वो मुझे अपनी रहनुमाई में पुल पर से गुजार कर दूसरी जानिब प्लेटफार्म नंबर 4 पर ले गया। यहाँ पठानकोट जाने वाली पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। यहाँ उसका दूसरा फौजी साथी एक डब्बे के बाहर अटेंशन खड़ा था। मैंने देखा कि डब्बा पूरे का पूरा खाली था। मुसाफिर डब्बे से बाहर खड़े हमें देख रहे थे। दूसरे मिलिट्री पुलिस की जवान ने सलूट करते हुए कहा, सर आपके लिए पूरा कंपार्ट खाली करा दिया गया है। मैंने हाथ के इशारे से उनके शुक्रिया अदा किया और डब्बे में जाकर खिड़की के पास बैठ गया। फिर मैंने जेब से बटुआ निकालकर खोला, 100 रुपए का एक नोट अपनी मुट्ठी में दबाया। दोनों जवान मेरी कार्रवाई को दिलचस्पी से देख रहे थे। मैंने हाथ मिलाते हुए एक जवान के हाथ में नोट थमा दिया। वो खुश होकर बोला, थैंक यू सर। वो मुझे सलूट करके दूसरे मुसाफिरों को वहाँ से इधर उधर हटाते हुए चले गए। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। फौजी टोपी उतारकर बाल संवारे, गहरी सब्ज रंग की गर्म टाई की नाट दुरुस्त की, वर्दी पर रुमाल फेरा और सर पर टोपी जमाकर धुंधले आईने में चेहरा देखा। फिर मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। पैसेंजर ट्रेन अपनी जगह जमी हुई थी। खुदा खुदा करके कुफ टूटा। गार्ड ने सीटी बजाई, इंजन ने विसल दिया और गाड़ी प्लेटफार्म से आगे को खिसकी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। गाड़ी शरीफपुरे वाले फाटक से आगे निकलकर बाएं जाने वाले अमरूदों के बागों के साथ साथ जा रही थी। उस वक्त तक दिल्ली कलकत्ता में लाइन भी साथ थी। आगे जाकर ट्रेन मेन लाइन से अलग होकर बाईं तरफ बटाला पठानकोट जाने वाली लाइन पर आ गई। ये वही रेलवे लाइन थी जिस पर मैंने आधी रात के बाद बटाला तक का पैदल सफ़र किया था। बटाला स्टेशन आ गया। गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। पैसेंजर ट्रेन थी, हर स्टेशन पर ठहरती जा रही थी। आखिर शदीद इंतज़ार के बाद पठानकोट स्टेशन आ गया। मैं रेलवे स्टेशन से निकला और एक टैक्सी में बैठ गया। छावनी चलो, मैं टैक्सी ड्राइवर को कहा। अच्छा सर, उसने जवाब दिया। सिख ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया। टैक्सी पठानकोट के बाज़ारों से गुजरती हुई छावनी की तरफ बढ़ रही थी। मैं मौत के मुंह में जा रहा था। टैक्सी छोटी छोटी टेकरियों के दरमियान से गुजरती छावनी की तरफ बढ़ रही थी। पठानकोट छावनी का इलाका शुरू हो गया। मुझे दूर छोटे छोटे टीलों में गिरी हुई फौजी बैरक्स और एक तरफ खड़े फौजी ट्रक नजर आए। बैरक के दरमियान एक जगह रेजिमेंट का परचम लहरा रहा था। दोपहर के 2 बजे थे। सड़क के दरमियान एक जगह रुकावट लगी थी और 2 सिपाही कांतों पर स्टैंड गन्ने लटकाए खड़े थे। टैक्सी रुक गई। सिख सिपाही टैक्सी के करीब आए और मुझे सलूट किया और तेजी से बांस ऊपर उठा दिया। टैक्सी आगे निकल गई। मैं गौर से एक एक चीज को देख रहा था। रेजिमेंट के बैरक नुमा दफ्तर के बाहर टैक्सी रुक गई। 2 हिंदू सिपाही दफ्तर की सीढ़ियों के आगे मुस्तैद खड़े थे। एक जानिब 2 फौजी जीपें और एक ट्रक खड़ा था। मैंने टैक्सी वाले को रुखसत किया और ब्रीफ केस उठाए दफ्तर की तरफ बढ़ा। दोनों फौजियों ने मुझे सलूट किया और अपनी जगह पर उसी तरह अटेंशन खड़े रहे। रेजिमेंटल ऑफिस का दरवाज़ा बंद था। मैं बड़ी शान और एतमाद से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बरामदे में आया और दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। बाहर कैप्टन बेलराम वर्मा की नेम प्लेट लगी हुई थी। मैं समझ गया कि यह वही कैप्टन वर्मा है जिसका तज़किरा अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस के जवान ने किया था। यस कम इन, अंदर से आवाज़ आई। मैं अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा कमरा बिजली के हीटर से गर्म हो रहा था। मेरी वर्दी और रैंक देखते ही पुख्ता उम्र का गोल मटोल हिंदू कैप्टन वर्मा जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने खटाक से सलूट किया और बोला, सर।
दीवार पर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और भारतीय वजीर आजम मिस्टर इंदिरा गांधी की तस्वीरें लगी हुई थीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कैप्टन वर्मा हो? आई एम श्योर, यस सर। कैप्टन वर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्लीज टेक ए सीट। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो अभी तक खड़ा था। मैंने उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, इट इज कैप्टन। वो थैंक यू सर कहता हुआ बैठ गया। अब वो ये मालूम करने को बेताब था कि मैं कौन हूं और छावनी में क्या करने आया हूं। उसने मेरे कंधे पर मेजर के ओहदे के फूल और क्राउन के नीचे अटर्ली का मोनोग्राम पढ़ लिया था। मैं मेजर केवल कर्शन हूं, 13वीं राजपूत अटर्ली। कैप्टन वर्मा उछलकर खड़ा हो गया। सर, आपका तो हमने बहुत इंतजार किया, मगर आप तो सिक लीव पर थे। मैंने हाथ तापते हुए कहा। यस कैप्टन, मैंने मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी ली थी, मगर तुम जानते हो आजकल भारतवर्ष के हालात कैसे हैं। मैंने छुट्टी कैंसिल करा दी। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। वेरी गुड सर, मोस्ट वेलकम। फिर वो मेज़ की दराज में से एक फाइल निकाल कर देखने लगा। सर, आपके आईडी कार्ड गुम होने की हमें रिपोर्ट मिली थी। मैं ज़रा ठटका, फिर फौरन ही हंसकर बोला, ओह यस, मगर गुड लक हुई, आईडी कार्ड मेरे बेडरूम के क्लोजेट से मिल गया था। ये देखो। मैंने बटुए से मेजर कर्शन वाला कार्ड निकालकर कैप्टन वर्मा की तरफ बढ़ाया, जिस पर मेरी तस्वीर चस्पा थी। थैंक गॉड, मगर आपने रिपोर्ट नहीं की। अभी हमारी रिपोर्ट लिख लो और जालंधर कैंट हमारी रेजिमेंट को भी इन्फॉर्म करो। ओके सर। चलें, आपको कमरा दिखा दूं। आपने लंच किया? आपका लगेज कहाँ है? मैंने बताया कि मेरा सामान बाद में आएगा, मैं ज़्यादा सामान साथ रखा भी नहीं करता। कैप्टन, यू नो, हर वक्त फॉल इन की पोजीशन में रहता हूँ। हाँ, लंच मैंने अभी नहीं किया। आई फील हंग्री। सर, आप निहाल हैं, मैं अभी मैस से लंच भिजवाता हूँ। वो मुझे दफ्तर के अकब में एक लंबी बैरक के कोने वाले कमरे में ले गया। लकड़ी के फर्श पर दरी, एक सोफ़ा और पलंग बिछा हुआ था। खिड़की पीछे एक वैरान खाई की तरफ खुलती थी, जिसके आगे टीलों का सिलसिला था, जहाँ चीड़ और सफ़ेदे के दरख्त उगे हुए थे। बाथरूम साथ ही था। सर, इतनी अच्छी जगह नहीं, मगर सर यू नो ये पठानकोट कैंट है। उसने कहका लगाया तो मैंने भी उसका साथ दिया। जब वो चला गया तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। आईने के सामने खड़े होकर अपना अक्स देखा। मैं मेजर कर्शन नहीं था, मगर उस वर्दी में बिल्कुल मेजर लग रहा था। मुझे सबसे पहले अपने लिए एक रिवाल्वर इशू करवाना था, फिर तोपखाने की तनसीबात की अहम तरीन फाइल का मुताला करके उस तोप की पोजीशन मालूम करना था, जिसका रुख लाहौर की तरफ था और जिसको तबाह करने के लिए मैंने इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया था। और अब मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहता था। मेरी नकली हैसियत तस्लीम कर ली गई थी और मैं उससे हर मुमकिन फ़ायदा फ़ौरन ही उठा लेना चाहता था। कैप्टन वर्मा उर्दुली के साथ खाना लेकर आ गया। खाना कांसी की थाली में ढका हुआ था। सर, भोजन कीजिए, कैप्टन वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा और खाना मेज़ के बीच में रख दिया। कैप्टन वर्मा रेजिमेंट के बारे में बातें करने लगा। उसका लहजा खुशामदाना था। मैं भी उसकी हौसला अफजाई करने लगा। वो बेहद खुश हुआ। मैंने बातों ही बातों में अपने लिए रिवाल्वर इशू कराने का जिक्र किया। नया रिवाल्वर इशू करवाना कोई आसान बात नहीं होती। यही हुआ। कैप्टन वर्मा बोला, सर आपको अपना रिवाल्वर साथ लेकर आना चाहिए था। बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होगी, मगर डोंट वरी सर, आई विल सी टू इट। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।